हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा रुधिर अथवा ब्लड अथवा रक्त दो भागों का बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रुधिर के एक भाग प्लाज्मा के बारे में डिटेल से जाना था। आज के वीडियो में हम लोग रुधिराणु के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से लाल रुधिराणुओं के बारे में डिटेल से बताएंगे। अर्थात लाल रुधिराणुओं को किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्या होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, हमारे शरीर में इनकी कितनी संख्या होती है, शरीर में इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इनकी संरचना क्या होती है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लाल रुधिराणुओं को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। जो लाल रुधिराणु हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं अथवा लाल रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, और शॉर्टकट में आरबीसी कहते हैं, आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने आरबीसी की खोज की थी। सभी स्तनधारियों में आरबीसी गोल, तस्तरी नुमा, उभयावतल यानी बाई कान के होती हैं। कहने का मतलब ये है, जितने भी स्तनधारी होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई जानवर हो, जितने भी जंतु स्तनधारी होते हैं उनमें किसी किसी में गोल होती है, किसी किसी में तस्तरी नुमा होती है, तस्तरी जैसे होती है, तो किसी में उभयावतल यानी बाई कान के होती है। उभयावतल का मतलब होता है कि दोनों ओर से पिचकी होती है। जैसे मिठाई वाले पेड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो पेड़े होते हैं अंगूठे लगाकर बनाए जाते हैं, वैसे ही होती है। आरबीसी सभी स्तनधारियों में इन शेप्स में पाई जाती है या इन आकृतियों में पाई जाती है, लेकिन स्तनधारियों को छोड़कर अन्य सभी कशेरुकी जंतुओं में, जैसे आप मेढक को ले सकते हैं, आरबीसी उभयोतल यानी बाई कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ से फूला हुआ, यानी दोनों तरफ पिचका ना हो, दबा ना हो, दोनों तरफ फूला हो, तो उसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। जबकि स्तनधारियों में मैंने बताया था कि बाई कान के होती है, यानी दोनों तरफ से पिचकी हुई होती है, जैसे मैंने बताया था कि पेड़े की तरीके से होती है। बता दें कि एम्फीबिया में आरबीसी सबसे बड़े आकार की होती है। जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेढक है, तो इनमें आरबीसी सबसे बड़े आकार की होती है। स्तनधारियों में आरबीसी में चिपकने की अपार क्षमता पाई जाती है। जो आरबीसी होती है इनमें आपस में चिपकने की अपार क्षमता होती है। ये एक दूसरे से चिपक कर लंबे व मुड़े हुए स्तंभ बनाती हैं। कभी कभी लंबे लंबे से स्तंभ बना लेती हैं, कभी कभी मुड़े मुड़े से स्तंभ बना लेती हैं। इन स्तंभों को राउलेक्स कहा जाता है। अब ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो स्तंभ बन जाता है। इन स्तंभों को क्या कहते हैं? राउलेक्स कहा जाता है। यानी कई आरबीसी कोशिकाएं आपस में चिपक कर सीधी या टेढ़े खंभे जैसी बन जाती हैं, उसे ही राउलेक्स कहा जाता है। और इन राउलेक्स में आरबीसी इस तरह से जमा रहते हैं जैसे प्लेटों का एक चट्टा रहता है। मतलब जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, फिर उसी के ऊपर तीसरी प्लेट, इस तरह से कई प्लेटें एक के ऊपर रखी जाएं तो एक चट्टे जैसा बन जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? राउलेक्स कहा जाता है। यानी उसी आकृति को राउलेक्स कहते हैं। अब अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है आरबीसी की, तो शरीर में इनकी संख्या को अगर देखा जाए तो पुरुषों में इनकी संख्या 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर। पुरुषों में कितनी? 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर। और स्त्रियों में 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। स्त्रियों में 5 लाख कम होती है और पुरुषों में 5 लाख अधिक होती है। क्योंकि स्त्रियों में मैंने ब्लड भी 1 लीटर कम बताया था, नहीं, स्त्रियों में 1 लीटर ब्लड भी पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, तो उसी के अनुसार आरबीसी की संख्या भी कम होती है। मतलब पुरुषों में 55 लाख प्रति क्यूबिक ml और स्त्रियों में लगभग 50 लाख प्रति क्यूबिक ml होती है। ये मात्रा लगभग में है। इसी प्रकार से शिशुओं में अगर देखा जाए
तो शिशुओं में इनकी संख्या 60 से 70 लाख तक होती है। 60 से 70 लाख तक किसमें? तो शिशुओं में। लेकिन ये सभी मान जो मैं बता रहा हूं ये प्रति घन मिलीलीटर में है। इसी प्रकार से अगर एम्ब्रियो में देखा जाए, अगर भ्रूण में देखा जाए तो 78 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। 78 यानी 78 लैक्स प्रति घन ml होती है। आप लोगों को बता दें कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या जो लोग अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या यहाँ से अधिक पाई जाती है। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि प्रति घन मिलीलीटर में पुरुषों में 55 लाख आरबीसी होती हैं, स्त्रियों में 50 लाख आरबीसी होती हैं। लेकिन यदि कुल संख्या को देखा जाए कि पूरे शरीर में कुल संख्या कितनी आरबीसी की होती है तो मनुष्य में आरबीसी की कुल संख्या 30 मिलियन के लगभग होती है। लगभग में 30 मिलियन। अब यदि शरीर में इनका निर्माण देखा जाए तो आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क अवस्था में, जब मानव वयस्क अवस्था में होता है तो वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा अथवा बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। और भ्रूणीय अवस्था में अगर देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा अथवा स्प्लीन में और यकृत में होता है। आप लोगों को बता दें कि लाल रुधिराणुओं के निर्माण की क्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इसके बनने की क्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। और जिस ऊतक से इनका निर्माण होता है, जिस ऊतक से ये बनती हैं क्या आरबीसी, उसे हीमोपोएटिक ऊतक कहा जाता है। मतलब आरबीसी के बनने की क्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं और जिस ऊतक से बनती हैं उस ऊतक को हीमोपोएटिक ऊतक अथवा हीमोपोएटिक टिश्यू कहा जाता है। आप लोगों को बोन मैरो वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो बोन मैरो वाला वीडियो डाला था, अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्तनधारियों में जो लंबी लंबी सी हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के सिरों पर लाल अस्थिमज्जा पाई जाती है और उसी लाल अस्थिमज्जा अथवा बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाएं अथवा लाल रुधिराणु अथवा आरबीसी बनते हैं। ये तो वयस्क में होता है, यानी वयस्क में यहाँ पर बनते हैं। लेकिन अगर भ्रूण की बात की जाए तो भ्रूण में यकृत और प्लीहा में बनता है, यानी ये हीमोपोएटिक अंग होते हैं। यकृत और प्लीहा क्या है? हीमोपोएटिक अंग होते हैं जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। आपको बता दें कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी प्लीहा अथवा स्प्लीन में संचित रहती हैं, यानी आवश्यकता से अधिक जो आरबीसी होती हैं वो प्लीहा अथवा स्प्लीन में इकट्ठा रहती हैं। इसीलिए स्प्लीन अथवा प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक भी कहा जाता है। रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो शरीर का रुधिर बैंक स्प्लीन अथवा प्लीहा को कहा जाता है, अथवा स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। अंग्रेजी में ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए अब आरबीसी की संरचना को समझ लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर आप आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक, ईआर, राइबोसोम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होते हैं। मतलब जो लाल रुधिराणु होते हैं अथवा जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक अथवा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य कोशिकांग जो मैंने बताए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गाल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आदि कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं होते हैं। आपको बता दें कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, मैंने बताया। लेकिन जो ऊंट होता है, जो लांबा होता है और जो जिराफ होता है, इसके आरबीसी में केंद्रक होते हैं। ऊंट, लांबा और जिराफ के आरबीसी में केंद्रक होते हैं। बाकी जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। यदि आप लोग इन सभी कोशिकांगों के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो गाल्जी काय हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इन सभी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अलग अलग सब पर अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब चूंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है अतः केंद्रक विहीन इसे कहेंगे। तो केंद्रक विहीन होने के कारण आरबीसी का जीवन काल केवल 120 से 127 दिन होता है। यानी जितनी भी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, ये 120 से 127 दिन तक ही जीती हैं। मतलब हमारे शरीर में आरबीसी अधिक से अधिक 127 दिन तक ही जीवित रह पाते हैं। इसके बाद इनका विनाश हो जाता है अथवा ये नष्ट हो जाती हैं। आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को
हीमोलाइसिस कहा जाता है। आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोलाइसिस कहलाती है। कभी पूछ लिया जाए हीमोलाइसिस क्या है, तो आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को ही हीमोलाइसिस कहते हैं। आरबीसी के हीमोलाइसिस की दर 2.5 लाख रुधिराणु प्रति सेकंड होती है। यदि पूछा जाए कि आरबीसी का विनाश कहाँ और किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे आरबीसी का विनाश प्लीहा में रेटिकुलो एंडोथीलियस सेल्स के द्वारा होता है। रेटिकुलो एंडोथीलियस सेल्स के द्वारा। और इनके विनाश या नष्ट होने को क्या कहते हैं? तो हीमोलाइसिस कहा जाता है। यानी आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। और आरबीसी प्रति सेकंड में 2.5 लाख कोशिकाएं खत्म होती है। यानी हमारे शरीर में हर एक सेकंड में 2.5 लाख यानी 2.5 लाख कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं आरबीसी की। इसी तरह से 2.5 लाख के आसपास बनती भी रहती हैं। चूंकि आरबीसी का विनाश स्प्लीन अथवा प्लीहा में होता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है अथवा आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा अथवा स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपको बता दें कि प्लीहा को हिंदी में तिल्ली भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में तिल्ली लिखकर आ जाए तो आप उसे प्लीहा अथवा स्प्लीन ही समझेंगे। आपको बता दें मनुष्य में आरबीसी का व्यास लगभग 7.7 माइक्रोन और इसकी मोटाई लगभग 2 माइक्रोन होती है। जो व्यास है 7.7 माइक्रोन लगभग में है और मोटाई लगभग 2 माइक्रोन होती है। लाल रक्त कणिकाओं अथवा कोशिकाओं अथवा आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। जो आरबीसी होती हैं इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त कांजुगेटेड प्रोटीन होता है। लौह युक्त कांजुगेटेड प्रोटीन, इसका प्रोटीन हीम होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है और श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन रंजक भी कहा जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। मतलब लाल रक्त कोशिकाओं में पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह मुख्य रूप से 2 कार्य करता है। एक तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और दूसरा इसी के कारण खून हमारा जो होता है वो लाल होता है। अब लाल रक्त कोशिकाओं अथवा आरबीसी के कार्य को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर उपयोग में लाया जाता है। यानी आरबीसी की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करेंगे। फिर दूसरा है आरबीसी की रुधिर में संख्या कम होने की अवस्था को एनीमिया और अधिक होने की अवस्था को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अगर आरबीसी की संख्या हमारे खून में कम हो गई है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और अगर अधिक हो रही है तो अधिक होने की अवस्था को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में जब आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन घटने लगती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी तो क्या होगा? नया खून बनना बंद हो जाएगा या कम बनेगा। इसी अवस्था को खून की कमी कहा जाता है अथवा इसी अवस्था को एनीमिया कहा जाता है, अथवा हिंदी में रक्तपलता कहते हैं। रक्तपलता। बता दें कि विटामिन 12 की कमी से आरबीसी की संख्या घटने लगती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन 12 की कमी हो गई है तो आरबीसी की संख्या कम होने लगेगी। फिर अगला पॉइंट है केचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। हमारे रक्त में कहाँ पर घुला होता है? आरबीसी में घुला होता है, लेकिन केचुए में रक्त के पहले भाग प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि हम लोगों में लाल रुधिर कोशिकाओं में घुला रहता है। फिर अगला पॉइंट है एक आरबीसी में लगभग 30 mg हीमोग्लोबिन होता है। यानी अगर एक आरबीसी की बात की जाए तो 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको बता दें कि इसके शुष्क भार का 90% होता है और आरबीसी के सजीव भार का 34% होता है। फिर अगला पॉइंट है स्वस्थ पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 से 15.5 ग्राम पर 100 ml, यानी हर 100 ml में 14.5 से 15.5 ग्राम कितना पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। और इसी तरह से स्त्रियों में 13.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml में
पाया जाता है। ये जब हम लोग हीमोग्लोबिन की जांच करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, तो उसमें यही डिटेल दिखाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग 26.5 करोड़ अणु होते हैं। अगर एक आरबीसी की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन के कितने अणु होंगे? 26.5 करोड़ अणु होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, हीम पादपों के पर्णहरिम के समान पोरफायरिन व्युत्पन्न पदार्थ होता है। जो हीम मैंने प्रोटीन बताई थी, ये पादपों के या पौधों के या प्लांट्स के पर्णहरिम के समान पोरफायरिन व्युत्पन्न पदार्थ होता है। अब आरबीसी अथवा लाल रुधिराणुओं के कार्यों को समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ आरबीसी को जान लेते हैं। तो पहला कार्य है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी चूंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है कि ऑक्सीजन को हमारे समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल भी होता है। और आपको बता दें, 100 ml रुधिर लगभग 20.16 यानी 16 ml O2 या ऑक्सीजन का वहन करता है। 100 ml अगर रुधिर है तो लगभग में 20.16 मिलीलीटर ऑक्सीजन का वहन करता है। और इसमें से 97 से 99% हीमोग्लोबिन के साथ और 1 से 2% रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होती है। फिर अगला पॉइंट है, ऊतक कोशिकाओं से निकली CO2 रुधिर द्वारा फेफड़ों तक लाई जाती है। यानी आरबीसी के माध्यम से ही जो ऊतकों से CO2 निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो खून के द्वारा फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से फिर नाक के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। और इसमें 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है और शेष प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में घुली होती है। फिर अगला पॉइंट है, हीमोग्लोबिन बफर का कार्य करता है और रुधिर का पीएच स्थिर बनाए रखता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को स्थिर बनाए रखता है। तो इतने सारे इसके कार्य होते हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं। मैंने मुख्य कार्य आपको बताए हैं। आशा है आप लोगों को आरबीसी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।